नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान सुंदर राज जी, जो बस्तर के आईजी हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च की तय डेडलाइन से एक दिन पहले यानी 30 मार्च को ही लोकसभा में देश को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि लाल आतंक की परछाई हट गई है। सर, लोकसभा के अंदर ये घोषणा हो चुकी है कि लाल आतंक की परछाई मिट गई है। इस बयान को कैसा देखते हैं आप? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का और अन्य जितना भी नक्सल प्रभावित राज्यों के एक स्पष्ट संकल्प थे। 31 मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत इस संकल्प के तहत हम लगातार एक एक कार्रवाई करते आए हैं, जिसके परिणाम आज हम अप्रैल महीने में बैठकर ये विश्वास के साथ बोल सकता है। अभी माओवादी संगठन का बिल्कुल कोई ताकत नहीं है, उनके जी। पास कोई संख्या बल नहीं, उनके पास ऐसा कोई फायर पावर नहीं जिसको लेकर वो किसी बड़ी वारदात का अंजाम दे सकता है या देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई चुनौती दे सकता है। जरूर अभी कुछ गिने चुने मोदी कैडर्स है जो इधर उधर अलग थलग होकर अभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ। उनके संदर्भ में भी लगातार हमारा प्रयास जारी है और आशा करते हैं आगामी कुछ ही दिनों में वो भी मुख्य धारा में आ जाएगा। अन्य तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई विधिवत करना चाहिए वो कार्रवाई जारी रहेगा। इसलिए अभी हम ये संकल्प को पूरा कर लिया गया और आने वाले समय में क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुसार विकास कार्य को गति देना है और बस्तर संभाग को एक नया पहचान दिलाना है। इसी दिशा में हमारा काम रहेगा। जी सर, आपने कहा कि जो कैडर है, वो कैडर की बात मैं कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री ने कहा था कि 2024 के अंदर 21 मुख्य कैडर हुआ करते थे। उसके अंदर एक को पकड़ा गया है, 7 ने सरेंडर किया है और 12 टॉप जो कैडर हैं उनको मार दिया गया, यानी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अभी सिर्फ 21 में से एक कैडर बचा है सर। जी, महोदयों के जो टॉप लेवल लीडरशिप होते हैं, जो पोलिट ब्यूरो मेंबर्स और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, आज की डेट में मात्र एक ही जो एक्टिव कैडर है वो भी अभी झारखंड क्षेत्र में लगातार झारखंड पुलिस और संबंधित एजेंसीज ने उनके संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले बहुत जल्दी उसमें भी एक लॉजिकल कंक्लूजन आ जाएगा। जैसा विगत 2 साल में देखा जाएगा, सीपी मौर्य संगठन का सरगना उनकी जो जनरल सेक्रेटरी बसवराजू और अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है बस्तर संभाग के अंतर्गत भी और सीमावर्ती क्षेत्र में भी लगातार उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप महोदयों का जो टॉप लीडरशिप है 50% से ऊपर न्यूट्रलाइज हो गए थे और शेष कुछ लीडरशिप बचा थे। हाल फिलहाल के समय में अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक काफी बड़ी संख्या में, जिसमें पुलिस ब्यूरो मेंबर भूपति है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में सतीश चंद्रना, पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी, इस प्रकार काफी बड़ी संख्या में मौलिक कार्य में पुनर्वास के लिए सामने आए थे। जी। उन्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइंस अनुसार उनका सभी प्रकार का सुविधा और सहायता भी दी जा रही है। इस प्रकार महोदय का टॉप लेवल लीडरशिप अभी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का भी बस्तर संभाग का मतलब जो दंडकांड स्पेशल ड्रिल कमेटी वो भी संपूर्ण रूप से भी इनएक्टिव होगी, कोलैप्स होगी है। इसलिए महोदयों का भी पास नेतृत्व तो नहीं रहेंगे, मात्र कुछ गिने चुने जो सिंगल डिजिट उनकी संख्या होगी जो लोकल कैडर्स है, उनके संदर्भ में भी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। और जैसा पूर्व में मैंने बताए थे, हमारा आशा है और पूरा प्रयास भी है हमारा बहुत जल्दी उनको भी मुख्य धारा में ले आए, अन्यथा उनके खिलाफ जो उचित कानूनी कार्रवाई और विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी सर। सर, जो मिशर बेसरा है वो अभी जंगलों में छिपा हुआ है और एक गणपति है जो 80 साल का बताया जा रहा है। कहते हैं कि वो शायद नेपाल भाग चुका है या सर कहीं गुप्त ठिकाने पे छुपा है। सर, जो मिशर बेसरा कहते हैं कि वो थोड़ा एक्टिव है, उसको आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं? क्योंकि उनके मिसिर बेसरा जो पुलिस ब्यूरो मेंबर है, उनके एरिया ऑफ एक्टिविटी अभी फिलहाल हमारे क्षेत्र से बाहर है, जो झारखंड राज्य में, और झारखंड पुलिस और संबंधित सिक्योरिटी एजेंसीज और अन्य स्टेक होल्डर्स उसकी संबंध में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे हमारे पास लगातार जो जानकारी आते हैं उस संबंध में और स्पष्ट कार्य योजना क्या है और उनके किस तरीके से उनके संबंध में कार्रवाई जारी, वो संबंधित राज्य पुलिस और संबंधित एजेंसीज इसमें बेहतर बता पाएगा। लेकिन as far as like बस्तर इज कंसर्न, लाइक हमारा इलाका में भी टॉप लेवल कैडर्स पूर्ण रूप से अभी लोपित हो चुकी है। अभी इस प्रकार के उनके पास लीडरशिप नहीं, जी। इसलिए संपूर्ण संगठन अभी एक्सटिंक्शन का जो अभी अंत की ओर है। मात्र कुछ कैडर जिसके बारे में जिक्र किया था वो भी बहुत जल्दी कोई ना कोई इकोलॉजिकल कंक्लूजन में आ जाएगा, वही हमारा प्रयास है। जी सर, मेरे पास सर एक आंकड़ा है 2024 से अभी तक का। अभी तक 706 नक्सली 2024 के बाद मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। 2218 को गिरफ्तार किया जा चुका है।
और 4,849 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सर, ये कैसे संभव हुआ? तब सरकार के एक मजबूत संकल्प थे और क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा थे, जन जन की मन मन में यही बात है कि नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। लेकिन नक्सल गतिविधि से जो सबसे अधिक जो पीड़ा यदि किसी को करना होगा वो क्षेत्र की जनता, क्योंकि बस्तर संभाग के अंदर भी 25-30 वर्षों में लगभग 2100 से अधिक निर्दोष आदिवासी महिला, ग्रामीण, बच्चे, बुजुर्ग नक्सल कारण से नक्सल आईडी बैच में उनका जान चले गए थे। और हमारा सुरक्षा बल का लगभग 1500 से अधिक हमारे जवानों का शहादत हुई है। और इस क्षेत्र में इवन जंगली जानवर से लेकर मवेशी से जी। लेकर अनेक जीव राशि को नक्सल गतिविधि कारण से अपना जान गंवाना पड़ा। इन सब परिस्थिति को देखते हुए क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है, नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। और उसी दिशा में हमारा स्पेशल फोर्सेज जैसा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तमाम अन्य एजेंसी, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिगण, समाज के वरिष्ठ जन, मीडिया के साथीगण, ये सभी स्टेक होल्डर्स को एक संयुक्त अभियान के तहत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए थे, ताकि आज की डेट में जो नक्सल का आतंक है वो पूर्ण रूप से देश के अंतर्गत लगभग समाप्त हो चुकी है। और कुछ पार्ट्स में भी आगे कार्रवाई जारी है, वो भी हमारे पास बहुत जल्दी उसका भी नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार एक असंभव चीज को संभव बनाकर हमारा सुरक्षा बल सदस्य और साथ साथ सभी अन्य स्टेक होल्डर्स शासन की मंशा अनुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार ये काम को कर दिखाएगा। जी सर, जब आपने सबसे पहले बस्तर की धरती पर कदम रखा तो सबसे पहले आपके मन में क्या थॉट आएगा कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, लड़ाई कितनी मुश्किल होगी? सर, पहला जो थॉट है वो क्या दिमाग में रहा होगा? बस्तर संभाग के अंतर्गत हमारा स्पेशल फोर्सेस और अन्य जितना भी सुरक्षा बल संयुक्त थे सभी ने इस कार्य को काफी समय से मजबूती से लड़ते आ रहे थे। लेकिन तब ये 2024 में लक्ष्य मिल गए थे आगामी 2026 तक इस जी। समस्या को समाधान करना। इसके बाद फिर एक दिशा और ओरिएंटेशन मिल गए थे। इसी को लेकर हमारा सभी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी है, हमारा अन्य जितना भी जो रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन है, इस सब काम को उसी दिशा में लगातार की गई थे। और उसमें अलग अलग वर्टिकल्स में हमने किया है। एक तो ऑपरेशन वर्टिकल में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, बेहतर एरिया डोमिनेशन है, अन्य जितना भी जो टैक्टिक्स है, फील्ड क्राफ्ट है, ये सबको बेहतर इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन आउटकम बहुत अच्छे तरीके से ले पाए थे। और दूसरा वर्टिकल हमने काम किया डेवलपमेंटल वर्टिकल है, जहाँ जहाँ पूर्व में नक्सल गतिविधि कारण से विकास कार्य नहीं हो पाए थे, उन इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम किया। क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से जैसे पीडीए शॉप्स है, आंगनबाड़ी है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब मूलभूत सुविधा से उनको लाभान्वित किया गया। और कनेक्टिविटी में भी हमारा मेन फोकस है मोबाइल कनेक्टिविटी से लेकर रोड फुल कनेक्टिविटी, उसमें भी काफी उल्लेखनीय बढ़त मिला है। और जैसा क्षेत्र की जनता के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से हमारा बस्तर ओलंपिक्स है, बस्तर पंडुम है, बस्तर मैराथन और मुजवार पीस मैराथन, इस प्रकार का विभिन्न आयोजन के माध्यम से क्षेत्र की जनता और शासन प्रशासन और भारतीय दुनिया से उनका संपर्क को मजबूत किया गया थे। इसी कारण से अभी आज हम एक सकारात्मक परिणाम तक पहुंच पाए थे। और इसमें सभी के कमिटमेंट थे। इस समय में हम उनको भी याद करना चाहते हैं, हमारा वीर जवान जिन्होंने बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिया, और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जनता जिन्होंने अपना जान का बलिदान दिया, उन सबको भी हम याद करके नमन करते हैं। जी सर, जो कहते हैं ना रेड कॉरिडोर, जो लगभग 12 राज्यों में फैला हुआ था, उसके अंदर छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, अब वो समाप्त हो चुका है लगभग। गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष तौर पर बस्तर का नाम किया, बस्तर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में स्कूल बनाने की मुहिम चल रही है। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की भी मुहिम चल रही है। जब सर आपके सामने जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन आई थी नक्सलवाद को समाप्त करने की, सबसे पहले आपने क्या सोचा कि जो आपको टास्क मिला? तब जैसे ये टारगेट तय किया गया 31 मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना, उस समय मन में काफ़ी एक उम्मीद के किरण थे, क्योंकि ये समस्या तो हम काफ़ी समय से लड़ते आ रहे थे। लेकिन साथ साथ ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थे, एक कमिटमेंट भी थे, एक चिंता भी थे, हम इसको कैसे अचीव कर सकते करके। लेकिन
थैंकफुली हमारा सभी जो टीम सदस्य ने, सभी ऑफिसर्स, सभी सातों जिले के एसपी से लेकर उनका अधीनस्थ बल सदस्य अधिकारी और सभी स्टेक होल्डर्स ने एक कमिटमेंट के साथ इस संकल्प को आगे बढ़ाए थे और परिणाम भी बेहतर आने लगे थे। जैसा कोई लक्ष्य आपके सामने थे, फिर आपके सभी एफर्ट, सभी रिसोर्सेज उससे आप ओरिएंट कर सकता है। ये इसी कारण से गेम चेंजिंग इस्टेब्लिश हुआ। तब टारगेट लगाया गया उस समय निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के मन में भी काफी उत्साह था, लेकिन कुछ लोग के मन में ये जरूरी एक चिंता भी थी, ये संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी रिसोर्सेज को उसी दिशा में मोबिलाइज किया गया, ओरिएंट किया गया और समय समय पर पीरियडिक रिव्यू मीटिंग्स भी भारत सरकार के लेवल पर, राज्य सरकार के लेवल पर और स्थानीय स्तर पर हम लोग भी लगातार समीक्षा करते रहते हैं, असेसमेंट करते रहते हैं और जहाँ जहाँ कुछ हमको कोर्स करेक्शन करना है वो कोर्स करेक्शन भी किया गया और हमारा फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स को परिस्थिति के अनुरूप उसको चेंज किया है और ये काफ़ी कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद, जी कभी विषम जो जैसे परिस्थिति के बावजूद हमारा सुरक्षा बल सदस्य ने पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ काम किया। फॉर एग्जाम्पल 2025 के समर में ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन लॉन्च हुआ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती कोरागू के हिल्स में। उस ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन के दौरान काफ़ी गर्मी थे, ऊपर पानी का भी कुछ किल्लत थे। इन जी सब परिस्थिति के बावजूद भी हमारा जवान 21 डेज कंटिन्यूस ऑपरेट किया और माओवादियों को काफ़ी बड़ा उससे झटका लगा। इस टाइप का एक एक ऑपरेशन को हमने बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके हमारा बल सदस्य उसको बेहतरीन तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। इन सब के परिणाम जो असंभव चीज थे वो संभव हो पाए थे और इसका भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन का हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन और सभी आवश्यक चीजों को पूर्ति किया गया। इसी कारण से हम आज इस परिणाम तक पहुंच पाए हैं। जी सर। सर मुख्य धारा से जुड़ने के लिए नक्सलियों की क्या डिमांड होती थी? जब वो कहते हैं ना कि हम सरेंडर कर रहे हैं या फिर से हम मुख्य धारा में जाना चाहते हैं, तो वो आपके सामने क्या डिमांड रखते थे? इसमें कोई भी माओवादी कैडर या उनके समूह जैसे हिंसा के रास्ते छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं, शासन का पॉलिसी है उन्हें पुनर्वास के लिए क्या क्या सहायता देना है, उनका जी किस प्रकार का ट्रीटमेंट करना है, ये सब चीज़ एक शासन का एक लेड ऑन पॉलिसी है। इसी के तहत ही सभी कार्रवाई हो रहे थे। पर जरूरत तब ये अभियान प्रारंभ हुआ खासतौर पर अक्टूबर 2025 से। उसके पूर्व में माओवादी कैडर अकेले दुकेले आते हैं, पुलिस के संपर्क में आते हैं, फिर वो आत्मसमर्पण करके आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन अक्टूबर 2025 से हमारा एक अभियान थे पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन। जी इस अभियान के तहत शासन द्वारा लगातार अपील किया गया और उस विषय को जनता के माध्यम से, माओवादी कैडर के परिजन के माध्यम से, अन्य सभी संबंधित के माध्यम से माओवादी कैडर तक पहुंचाया गया। उसके पश्चात काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर उस पर टॉप लेवल लीडरशिप थे, संगठन की मेंबर से लेकर जो स्थानीय लेवल पर से हथियार सहित आकर मुख्य धारा में शामिल हुआ। हथियार को पुलिस को सौंप दिया गया और हाल फिलहाल का ये भी देखा होगा एक एक कार्यक्रम में जो काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर जी सर प्रवास के लिए जरूर आते हैं, लेकिन साथ साथ उनके द्वारा दिया गया हथियार और साथ साथ जो अन्य सूत्रों से भी हमको जो जानकारी मिलती है पुनर्वासित माओवादी कैडर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार काफी बड़ी संख्या में माओवादियों का डंप्स और ये सब चीज भी रिकवर किया, जिसमें कैश से लेकर गोल्ड तक सामग्री भी रिकवर किया गया। इस प्रकार जो माओवादी कैडर जिन्होंने जी समझ लिया है हिंसा के रास्ते में आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधि से सभी तरफ नुकसान हुआ। क्षेत्र की जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सुरक्षा बल सदस्यों को भी बड़ी शहादत हुई और माओवादी कैडर्स भी जैसा कभी आमने सामने मुठभेड़ होते उसमें उनका भी मुठभेड़ के पश्चात जो कई बार बड़ी सिक्योर की जाती है, तो एक कानूनी कार्रवाई रहते हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस पर पुलिस का इस प्रकार कार्रवाई करना पड़ती है। लेकिन माओवादी कैडर्स भी काफी बड़ी संख्या में न्यूट्रलाइज हुआ। इन सब विषय को समझकर जो माओवादी कैडर्स जो अभी मुख्य धारा में आना चाहते थे वो सही निर्णय लेकर आगे थे और उनको पुनर्वास के लिए शासन की ओर से सभी प्रकार की सहायता की जा रही है। आर्थिक सहायता से लेकर अभी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में उन्हें इसको टेलरिंग काम सीख रहे थे, टेलरिंग काम सीख रहा है, जिसको होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल के सेक्टर में काम सीखना, तो वो काम अभी सीख रहे हैं लोग। कोई इलेक्ट्रिशियन बन रहा, कोई मोबाइल के शॉप को लिए आपको ट्रेन कर रहा। इस प्रकार एक सम्मानजनक और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए उनको सभी प्रकार का व्यवस्था की जा रही है। इसलिए ये जो पुनर्वास है, ये जो मुख्य धारा में जोड़ने वाला प्रक्रिया है, सभी के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रहा। शासन का भी ये अपील थे, ये प्रयास थे और साथ साथ माओवादी कैडर्स को भी एक नया जीवन मिल रहा है, खून खराबा बंद हो रहा है और उनके परिजन को पुनः उस
व्यक्ति जो परिवार से पहले किसी कारणवश मोदी साइड में चले गए थे, वापस उनके घर में वापस आने का एक अवसर मिल रहा है। इस प्रकार एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने को मिल रहा है। जी सर। सर जो मुख्य धारा में नक्सली आ गए, उनका जीवन यापन कैसा रहा, उनका काम धंधा, मतलब क्या वर्क कर रहे हैं वो आजकल? अभी अधिकतम जो पुनर्वासित महोदय का स्टेट के जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें उनका अलग अलग प्रकार के स्किल्स में ट्रेनिंग दी गई। जैसे मैंने बताए थे, कोई टेलरिंग, कोई होटल मैनेजमेंट, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई कारपेंटर, इस टाइप के काम सीख रहा है। तब वापस वो गांव जाएगा, समाज के बीच में रहते हुए जो उनके पास अन्य जो काम है, जो जंगल में मेहनत, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का कलेक्शन, प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसके साथ साथ जो स्किल वो सीख रहे हैं, उसी को लेकर उनका एक लाइवलीहुड बन जाएगा और उनका आइडेंटिटी भी बन जाएगा। पूर्व में यदि कोई माओवादी कैडर को क्षेत्र में मिलिशिया कैडर के रूप में उसका पहचान थे, अभी वो एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करेगा, उनका पहचान उसी हिसाब से ये एक सकारात्मक रूप से चेंज होगा। तो पहले महिला माओवादी कैडर कोई माओवादी संगठन में थे, उनका सीएनएम टीम में थे, लेकिन अभी टेलरिंग काम सीखकर टेलर की रूप में उनका आइडेंटिटी होगा, ताकि वो उनका आइडेंटिटी में भी काफी डिग्निफाइड और पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है। ये सब चीज को लेकर मतलब पुनर्वासित माओवादी कैडर में भी काफी एक प्रकार का संतुष्टि और जीवन के प्रति उनका नया उम्मीद और नया एक आशा देखने के लिए मिल रही है। सर बस्तर के अंदर 2-3 सालों के अंदर जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए। इनमें सबसे यादगार और निर्णायक ऑपरेशन आपका कौन सा रहा सर? जैसे इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अभियान है जो 2025 के अंतर्गत 21 मई को अबुझमाड़ के जंगल में डीआरजीएफ अन्य सुरक्षा बल द्वारा सीपी महोदय संगठन के जो सरगना है, जनरल सेक्रेटरी बसवराज और उनके साथियों को किसी सूचना के आधार पर अभियान को निकले थे। अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात बसवराज सहित अन्य 27 महोदय पर इसका डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई। ये काफी देशस्वी और महत्वपूर्ण अभियान इसलिए रहा है। उसके पश्चात महोदय संगठन का पूरा लीडरशिप यदि पुनर्वास हो गई तो अलग अलग डेड बॉडी रिकॉर्ड किया गया। एंटायर जो मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन लीडरलेस और क्लूलेस हो गए थे, डायरेक्शंस हो गई। इसी कारण जो जितना जल्दी महोदय संगठन का जो कोलैप्स हम देखने के मिल रहा है, वो सब उस अभियान के पश्चात ही लगभग संभव हो पाए थे। और दूसरा जो कोरागुट मीन्स जो ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन है, वो भी काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक अभियान रहा। काफी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी हमारा सुरक्षा बल सर्विस ने 21 दिन लगातार अभियान संचालित किया। उसमें 31 मॉइस्ट कर इसका डेड बॉडी अलग अलग ऑपरेशन के पश्चात रिकवर हुआ। फिर माओवादियों का आर्म्स सबमिशन बनाने का फैक्ट्री उसको ध्वस्त किया गया। उनकी अन्य जितना भी लॉजिस्टिक सप्लाई उसका पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। वो भी एक काफी निर्णायक और यशस्वी ऑपरेशन है। इसी हिसाब से देखा जाएगा, पूर्व में भी अलग अलग जिला में, जैसे नारायणपुर में, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कानपुर, बस्तर, कोडरमा, सभी जिला में काफी एक निर्णायक अभियान रहा है। लेकिन ये दो ऑपरेशन को हम गेम चेंजर के रूप में देख सकता है और अन्य ऑपरेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा और आने वाले समय भी हमारा प्राथमिकता रहेगा क्षेत्र की जनता के जानमाल रक्षा करने के लिए हमको सतर्क और समर्पित होकर काम करेगा। इसी दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। सर मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। आपने बसवराजू का जिक्र किया। सर जब उसका एनकाउंटर हुआ तो क्या रणनीति काम आई? क्योंकि उनके पास भी हथियार रहते हैं, उनके पास भी आधुनिक हथियार AK-47, असोल्ट राइफल्स, स्नाइपर सब रहते हैं। किस रणनीति के तहत सर उसको टर्मिनेट किया गया सर? हाँ, मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारा जो भी ऑपरेशंस निकलते हैं जी, ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता मतलब किसी माओवादी कैडर को न्यूट्रलाइज करने का। ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव ये होते हैं क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए हमको इलाका में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करना है। इसी के लिए हमारा स्पेशल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस और सभी फोर्सेस ने कैंप से बाहर निकलते हैं। उस दौरान यदि कोई माओवादी द्वारा हमारे ऊपर हमला करते, तभी हम कानूनी प्रावधान और कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन है, इसी के तहत राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत हम फायर ओपन करते। उसकी पूर्व में भी काफी प्रिकॉशंस दिया जाते हैं, बार बार माओवादियों की चेतावनी दी जाती है, अब पुलिस के ऊपर फायर मत करो करके। लेकिन उस कानून की करके अनसुनी करके यदि माओवादी कर कोई फायरिंग करेंगे, फिर उसके मुंह तोड़ जवाब दी जाती है। उसमें कानून में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है राइट टू सेल्फ डिफेंस, उसके इस्तेमाल करके कई मुठभेड़ में हमारा जवानों को शहादत हुई। बड़ी बड़ी वारदात में हमारा संख्या में जैसा 76 सुरक्षा बल के CRPF के जवान को शहादत हुई और अनेक मुठभेड़ में जो हमारा लोकल फोर्स का या सेंट्रल फोर्स का काफी बड़ी शहादत हुई और कुछ मुठभेड़ में माओवादियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रकार आमने सामने की लड़ाई में गोली नहीं पहचानते किसको गोली कब लगाए करके, बट अभी हमारा जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स है काफी
मजबूत है, क्योंकि हमारा बल सदस्यों को अलग अलग प्रकार के जंगी वॉरफेयर स्कूल्स में ट्रेनिंग दिया गया और उनका बेटर जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, वो सब प्रदान किया गया, जिसके कारण से हमारा नुकसान लगभग अभी ना के बराबर हो गई और माओवादियों का काफ़ी बड़ी सेटबैक्स हुआ है। और उसके कारणवश माओवादी संगठन के जो इंटर लीडरशिप ने निर्णय लिया है अभी हिंसा का रास्ता छोड़कर एक कानूनी प्रावधान के तहत आगे जो भी बात रखना है और मुख्य धारा में जोड़कर मतलब एक सामान्य और लॉफुल लाइफ जीने के लिए उनका एक विचार बना और उसी के तहत अभी काफी बड़ी संख्या में माओवादी संगठन का टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल का से मुख्य धारा में जुड़ गई है। सर जो नक्सली थे वो बच्चों को, महिलाओं को, सर ये कैसे भर्ती करते थे सर? और आपके आने के बाद आपने क्या किया कि जो युवा हैं, आदिवासी हैं, वो नक्सलवाद से दूर रहें? आपने उनकी भर्ती को कैसे रोका? सीपीएम माओवादी संगठन का एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है, गांव-गांव में मीटिंग लेते हुए मैं पहले की बात बता रहा था, तब उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थे, उनके आधार क्षेत्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जी। जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रशासन का पहुंच इतना मजबूत नहीं थे। उस समय में ये लोग गाँव-गाँव में मीटिंग लेकर कम उम्र का बालक-बालिका, युवा-युवतियों को जबरन अपने संगठन में भर्ती करते हैं। बच्चे को, युवा-युवतियों को कोई विकल्प नहीं दी जाती है, आपको आना नहीं आना, ये कंपल्सरी रिक्रूटमेंट करते हैं और उनके परिजन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहते, क्योंकि बंधुक के लोग पर यदि कोई इस प्रकार की भर्ती करते फिर जान के डर के कारण से वो लोग जाने देते। लेकिन बाद में इस प्रकार के कम उम्र के बालक बालिकाओं, युवा युवतियों को हाथ में बंदूक दे देते नक्सली द्वारा और उनको आईडी लगाने के लिए और अन्य हिंसात्मक वायलेंट एक्टिविटी में उनका भागीदारी बना देते, फिर वापस गाँव भी नहीं जाने देते। इस प्रकार माओवादियों को एक पुराना मोडस ऑपरेंडी तो कम उम्र से ही जो बच्चे और युवा युवती को उसका रेडिकलाइजेशन करके फिर उनका मन में डर बिठाकर वापस यदि आप गाँव जाएंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाते, आपकी जान की खतरा वैसे करके उनको गुमराह करके उनका अपना कब्जा में रखते हैं और तब तक जो इन युवा युवती या बच्चे को सही बात समझ में आते, जो उनको सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड के रूप में, उनके एक फूड सोल्जर के रूप में माओवादी संगठन के लीडरशिप द्वारा इस्तेमाल करते, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होते माओवादी संगठन से बाहर निकलने के उनके पास वो ज़्यादा विकल्प नहीं रहते। लेकिन जिस तरीके से हम विगत समय में कार्रवाई किया है, माओवादियों को टॉप लीडरशिप तक भी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय माओवादी के अंदर एक ऑप्शन मिल गई है, वो संगठन छोड़कर मुख्यधारा माना के लिए उनकी कब्जा से वो फ्री हो गई है, उनके कैप्टिविटी से वो मुक्त हो गई है। इसी कारण से अभी काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय माओवादी जो 15 साल 20 साल पहले इनको 15 साल की उम्र में चले गए, अभी 30-35 साल की उम्र में अभी वापस आकर अपना परिजन से मिल रहा है। इन सब लोग इतना सालों से अपना माँ बाप से मिल नहीं पाए थे, घर में भी कोई किसी की मृत्यु होती उसमें जमीन में नहीं जा पाते थे। एक नॉर्मल एक फैमिली लाइफ और एक सामान्य एक जीवन है, उससे वंचित रह जाती है लोग। कई बच्चे मतलब जो समय कम उम्र में चले गए थे, पढ़ने से वंचित हो गए थे। इस प्रकार के काफ़ी इनह्यूमन तरीके से इसको यूज़ किया गया माओवादी का थिंक टैंक द्वारा, लेकिन तब से ये थिंक टैंक कोलैप्स हो गई, समाप्त हो गई। स्थानीय लोग का, स्थानीय कैडर्स को उनकी चंगुल से मुक्ति होकर वापस आकर अपने परिवार के बीच में, अपना समाज के बीच में, अपने गांव में रहने का उनके एक मौका मिल गया। सर जो महिला नक्सली हुआ करती थी वो आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी? उन्हें सरेंडर कराने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी? माओवादी संगठन में लोअर लेवल कैडर्स में देखी जाती लगभग 45 to 50% महिला कैडर का संख्या देखने के मिलते हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते उनका हायरार्की में टॉप लेवल में महिला का कोई भागीदारी देखने को नहीं मिलते हैं। पूरा 20-25 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में मात्र 1-2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स महिला का देखने के मिलते, जैसे उसमें एक सुजाता करके सेंट्रल कमेटी मेंबर हाल फिलहाल में पुनर्वास के लिए सामने आए थे तेलंगाना में, और एक शीला मरांडी करके एक अन्य जैसे सेंट्रल कमेटी मेंबर झारखंड में उनको गिरफ्तार की गई। इस प्रकार मात्र 20-25 में 2 महिला कैडर का ही इधर तक सेंट्रल कमेटी तक देखने को मिल रहा है। माओवादी का संगठन का बोलने कुछ और करने कुछ, क्योंकि महिला का इक्वालिटी की बात करते थे, महिला के एम्पावरमेंट की बात करते थे, लेकिन खुद उनके संगठन में इस प्रकार के डिस्पैरिटी देखने को मिलते थे। इसलिए माओवादियों का कहने और करने में काफ़ी फर्क थे। और तब लोअर लेवल माओवादी कैडर जो अधिकतम जो फ्रंट लाइन में रहते हैं, कभी भी मुठभेड़ होते माओवादी की लीडरशिप द्वारा इन स्थानीय माओवादी कैडर, खासतौर महिला माओवादी कैडर को सामने आउटर कॉर्नर में लड़ाई के लिए छोड़ देते, पीछे से वो लोग भाग जाते थे। इसलिए मुठभेड़ में पहले अधिकतम जो स्थानीय महिला
महोदय कर रखा है, और हमने जो पुरुष महोदय कर जो लोकल टेररिस्ट थे उनका डेड बॉडीज रिकवर हुआ करते थे, लेकिन वो गेम 2024 और 25 में चेंज हुआ। जी महोदय के टॉप लेवल लीडरशिप तक यदि एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ। उसके बाद महोदय संगठन ने काफ़ी बड़ी संख्या में संगठन छोड़कर मुख्य धारा आने का निर्णय लिया गया। और महिला महोदयों का संगठन रहते समय उनको भी कुछ काफ़ी असुविधा, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ते। यदि किसी के शादी होते, एक पारिवारिक जीवन जीने से भी वंचित की जाती है, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि उनके संगठन में ऐसे नियम है। यदि कोई महोदय कर शादी करते, उनका पुरुष महोदय करके नसबंदी की जाती, जी ताकि वो फैमिली लाइफ से वंचित रहते और बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इस जी प्रकार काफ़ी न्यूमन तरीके से इनका नियम रहते थे। और महिला महोदय का एक बेसिक एक फेमिनिन जो रहते, मतलब अपना पसंद का कपड़ा पहनने का, अपना पसंद का श्रृंगार करने का, वो सब चीज़ से भी उन्हें वंचित की जाती थी महोदय लीडरशिप द्वारा। तब ये संगठन छोड़कर अभी केदार में आए थे, काफ़ी ऐसा इंसिडेंस हमको देखने को मिला है, जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए होते हैं, अपना पारिवारिक जीवन जीने के लिए, और जैसे उनकी इच्छा अनुसार ड्रेस करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए उनका भी मौका मिल रहा है। उस बात को लेकर उनके मन में काफ़ी एक संतुष्टि और उत्साह भी देखने मिल रहा है। और हमारा प्रयास शुरू से रहा, जो महिला महोदय का इसका जी किसी न किसी तरीके से महोदय की लीडरशिप की कब्जे से उनको बाहर लेकर आना है, उनके एक सामान्य और अच्छे जीवन जीने का, वो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट अभी पूरा होते हुए नजर आ रहा है। जी सर। सर, सुरक्षा बलों के जवान बहुत ही कठिन परिस्थिति में ऑपरेशन किया करते थे, कई जवान शहीद हुए, उनके बलिदान को सर आप कैसे याद करते हैं? हमेशा हमारा बल सदस्य ही, जिन्होंने बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अपना सर्वोच्चतम बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, उन्हें हम नमन करते हैं, जी उन्हें हम याद करते हैं। और उनकी परिजन के लिए जो भी आवश्यक सहायता होगा, वो शासन की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से और संपूर्ण समाज की ओर से लगातार की जाती है। और उनकी बलिदान को याद करते हैं, और उसी से प्रेरणा लेकर हम अभी ये कमिटमेंट को पूरा भी किया है। ये सब जो भी अचीवमेंट है, सभी हमारा वीर शहीद जिन्होंने सर्वोच्चतम बलिदान दिया, और साथ साथ क्षेत्र के नागरिक है, उन्होंने भी अपना जान को कुर्बानी किया, जी जनप्रतिनिधि भी अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया। इवन मीडिया के साथियों को भी महोदय की हिंसात्मक गतिविधि से उनका भी शहादत हुई। जी इस सबको हम नमन करते, ये सब अचीवमेंट है उनके लिए समर्पित है, और उनकी बलिदान से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और मजबूत बस्तर निर्माण करने के लिए और एक मजबूत और सकारात्मक समाज निर्माण करने के लिए हम काम करेंगे। सर, अगर कोई नक्सली अभी भी हथियार नहीं छोड़ रहा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? कानून में स्पष्ट प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति अपना बात को रखने के लिए उनके पास अलग अलग प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। जी अपना ग्रीवेंसेस को एड्रेस कराने के लिए भी उनके पास काफ़ी प्रावधान कानून और संविधान देकर रखा है। इसके छोड़कर यदि कोई व्यक्ति या कोई समूह हथियार के बल पर कोई हिंसात्मक तरीके से अपना बात रखना चाहते, या क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेगा, या हम सोचेंगे भी, फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी भी जो शेष कुछ बचे हुए माओवादी करें, जिसकी संख्या काफ़ी नगण्य हो गई है, लाख के बराबर हो गई है, वो भी सही समय पर निर्णय लेकर आ जाएगा, बेहतर होगा। उनके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, बहुत सीमित समय ऑलरेडी उन्होंने समय सीमा को पार कर चुकी है। जी अभी भी कुछ ग्रेस पीरियड में चल रहा है, उस ग्रेस पीरियड को भी यदि क्लेवरली यूज करेगा, बहुत जल्दी मुख्यधारा में आ जाएगा, बेहतर होगा, उचित होगा, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। जी सर। नक्सलवाद के सफाई के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व ने आपके ऊपर भरोसा किया, आप लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करते रहे, लगातार डटे रहे। क्या वजह रही कि सर इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए आपको चुना गया? बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए जी इस यात्रा में सभी ने अपना योगदान दिया। जी हमारा पूर्व में जितना भी अधिकारी रहा, बल सदस्य रहा, वर्तमान में भी हमारा टीम रहा, और सभी संबंधित जो कमिश्नरों ने नाम लेते हैं, क्षेत्र के नागरिक है, जी जनप्रतिनिधिगण है, और समाज के वरिष्ठ में मीडिया के साथी, सभी स्टेक होल्डर्स ने अपना योगदान दिया। इस यात्रा में हमें भी एक छोटा भूमिका निभाने के लिए शासन द्वारा अवसर दिया, और क्षेत्र की जनता द्वारा इसमें हमेशा सहयोग और समर्थन दिया। और बस्तर का पुराना जब नक्सल हिंसा पीक पे थे, उस समय से शुरू होकर अभी लाल आज तक समाप्त हो रहा, इस अवधि तक अलग अलग समय में अलग अलग दायित्वों के माध्यम से इस यात्रा में भागीदारी बनने का और इस समस्या का समाधान करने के लिए एक छोटा सा भूमिका निभाने
बात को लेकर हम शासन के लिए, जनता के लिए बहुत आभार है और साथ साथ ये एक संतुष्टि भी है हम इस समस्या को समाधान करने की दिशा में कुछ योगदान दे पाए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर और बेहतर होगा, बस्तर और सकारात्मक आइडेंटिटी के साथ सबके सामने उभर कर आएगा। उस दिन देखने से और भी हमको संतुष्टि और काफी मनोबल बनेगा। जी सर, व्यक्तिगत रूप से बस्तर आईजी के रूप में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही सर? चुनौती के रूप में जैसा प्रोफेशनल यदि चैलेंजेस देखे जाए तो तब शुरुआत के समय में इतना रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। उदाहरण के लिए मैं तब नारायणपुर एसपी थे और पहले जिला के एसपी के रूप में मेरे लिए उस समय हमारे पास मात्र 4 पुलिस थाना हुआ करते थे और काफी कम संख्या में हमारे पास बल हुआ करते थे। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के उस समय इतना इंडक्शन भी नहीं थे। उस समय सीमित बल को लेकर हमको ऑपरेशन करना है, अपना ट्रूप्स को मोबिलाइज करना, मोटिवेट करना है, लीड करना है। इस प्रकार क्योंकि नक्सल की ताकत उस समय ज़्यादा थी, उनके पास बल संख्या ज़्यादा थे, उनके पास और भी गुरिल्ला टैक्टिक्स थे। हमारे पास इतना बराबर है, हमारे पास जो स्ट्रेंथ नहीं थे, फिर भी हमारे जवान का कमिटमेंट है, उनकी जो कमिटमेंट और उनकी डेडिकेशन है और उनकी बहादुरी, वो किसी चीज़ से कम नहीं थे। किसी महोदयों के दल को मतलब सामने करने के लिए हमेशा पूरा कमिटमेंट के साथ, पूरा बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ा। उसके परिणाम धीरे धीरे हमको काफी निर्णायक बढ़ते मिलते गई और आज हम सभी प्रकार का साधन संसाधन से भरपूर है और हमारा जवानों का मनोबल भी काफी मजबूत रहा और सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली ओरिएंट करके हम इस अभियान को एक फाइनल स्टेज तक लेकर एक अपेक्षित परिणाम दिलाने में सफल हो पाए थे। उसमें सभी हमारा टीम सदस्यों को काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा और पर्सनल चैलेंजेस के हिसाब से देखे जाएंगे जैसा फैमिली से काफी अच्छा सपोर्ट रहा। हमारे जो फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से हमेशा इस विषय को लेकर मतलब 100% सपोर्ट आया ताकि जो भी काम हमको करना उसके लिए उनकी तरफ से हमेशा एक ड्रीम से रहते थे और बाकी जो पारिवारिक कमिटमेंट को स्वयं वो लोग देखते थे ताकि इस काम के लिए हमें फ्री छोड़ देते। लगभग हमारा बस्तर क्षेत्र में सभी ऑफिसर, सभी बड़े सदस्य परिवार इस विषय को लेकर काफी तारीफ काबिल है क्योंकि सभी ने अपना परिवार के सदस्य जो फोर्स में उनके लिए 100% अपना सहयोग और समर्थन दिया, उनको मोटिवेट किया, तभी हम आज इस परिणाम को लेकर जनता के सामने समर्पित करने की हमको एक अवसर मिला है। जी सर, सुंदरराज जी, आप सहित आपके साथी अधिकारी और जवान जिन्होंने नक्सलियों को नेस्तनाबूद किया, सर आप इस देश के रियल हीरो हैं सर। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे खासकर उन इलाकों के लोगों को जिन्होंने नक्सलवाद का सबसे ज़्यादा दंश झेला? बस्तर क्षेत्र के सकारात्मक भविष्य निर्माण करना है हम सबका संयुक्त की जिम्मेदारी है। जैसा ये परिस्थिति या ये परिणाम सैकड़ों हमारे जवानों के बलिदान के बाद, सैकड़ों हमारे ग्रामीण की सर्वोच्चतम सैक्रिफाइस के बाद हमें मिला है। ये एक प्रकार एक सेकंड फ्रीडम है। इस फ्रीडम को, इस परिणाम को हमको और मजबूती से, पूरा सावधानी से और रिस्पॉन्सिबली आगे ले जाना है ताकि बस्तर के भविष्य और बेहतर होगा और सकारात्मक होगा और बस्तर देश के सामने काफी गर्व के साथ अपने आप को पेश कर सकता है। उसी के लिए हम सबको संयुक्त रूप से काम करना चाहिए, जो सकारात्मक विषय को विचार करके उसी दिशा में हमको एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। क्षेत्र की जनता का हमेशा इस दिशा में काफी सहयोग रहेगा पूर्व में और आगे आने वाले समय में भी ये सहयोग रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ हम उनका आभार भी व्यक्त करते, साथ साथ आपकी सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को हम आमंत्रित भी करना चाहते हैं। बस्तर अभी सुरक्षित है, बस्तर अभी बदल चुकी है। इस बदलते तस्वीर को स्वयं देखने के लिए, महसूस करने के लिए आपको बस्तर आना चाहिए। बस्तर में देखने के लिए काफी प्राकृतिक सौंदर्यता है, वाटरफॉल से चित्रकूट तीर्थगढ़, नंदी वाटरफॉल से, होंडावाड़ा वाटरफॉल से, डोलखल हिल्स है, इको टूरिज्म के लिए, ट्रैकिंग के लिए, होम स्टे के लिए काफी अभी अपॉर्चुनिटीज खुलते जा रहा है। कल्चरल हेरिटेज बस्तर में काफी हमेशा प्रसिद्ध रहा। इधर का बस्तर दशहरा है, इधर का जो आदिवासी रीति रिवाज है, सब आप लोग आकर स्वयं देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करके बस्तर आने के लिए। जी, तो ये थे हमारे साथ बस्तर आईजी सुंदरराज जी, जिन्होंने इस देश से लाल परछाई को हटाने का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, जय हिंद।